Hey guys, I welcome you all to the Sahas Institute, your own personalized tuition. दोस्तों, इस वक्त मैं 3 सेशन की एक सीरीज लाया हुआ हूं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि टीवाई बीकॉम 5th सेम में है और कल उनके बिजनेस लॉ का पेपर है। और आप सबको पता होता है कि पेपर के अगले दिन हमारी क्या हालत होती है, याद रखने में दिक्कत हो जाती है, नींद आती रहती है, मूड नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाते हो। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे इन 3 सेशन के अंदर आपको बिजनेस लॉ के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं, जिससे कि आप बहुत ही कम मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे के अंदर सारी चीजों को अच्छे प्रिपेयर कर सकते हो और अपनी एग्जाम कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपके और कोई भी फ्रेंड्स जो कि टीवाई बीकॉम में है उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। और ये तीनों के तीनों वीडियो जिसको देखने में आपका टोटल 1.5 घंटे से 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला है, आराम से मोबाइल लेके बैठिए और अपनी एक्सीलेंट प्रिपरेशन को कीजिए। और इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि जो कोई भी स्टूडेंट टीवाई बीकॉम के साथ अभी या इसके बाद आगे और एकेडमिक्स में अपना एक्सीलेंट करियर बनाना चाहता है, अगर आप वरीड हो कि टीवाई बीकॉम अब ऑलमोस्ट खत्म होने आया है और अभी तक हमारे करियर के बारे में कोई फिक्स डिसीजन हम लोग नहीं ले पाए, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लोगों को प्रोफेशनल कोर्स कंपनी सेक्रेटरी के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 से 2.5 साल के अंदर आपको एक्सीलेंट करियर मिलता है, काफी कम खर्चा होता है, जिसमें फ्यूचर में हाई पैकेजिंग जॉब ऑफर होती है। इंस्टीट्यूट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से अप्रोक्सीमेट 48,000 रुपीज का एक एवरेज पैकेज चलता है। इसके अलावा आप खुद की फॉर्म या बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। मतलब ओवरऑल काफी अच्छा है, खर्चा कम है, टाइम काफी कम ज्यादा है और बाकी कोई डिग्री कोर्स के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है। तो इसके बारे में आपको और कोई इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए इस वक्त हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। बिजनेस लॉ के एमसीक्यू के इस 3rd सेशन में हम लोग आगे के जो बाकी बचे एमसीक्यू है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं हमारा आगे का एमसीक्यू 76 नंबर का। ए प्रॉमिस इज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टन शिप्स रिटर्न विथ इन अ ईयर। देखो शिप यानी कि जहाज वापस आएगा या नहीं, तब टाइटैनिक की बात चल रही है, ऐसा समझ लो। द कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स इफ द शिप रिटर्न्स विथ रिटर्न इन अ स्पेसिफिक टाइम मतलब 1 ईयर एंड बिकम्स void if the ship is burnt within a year। मतलब 1 साल के अंदर शिप वापस आ जाती है। देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है कि ए प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा अगर 1 साल के अंदर ये टाइटैनिक यानी कि ये शिप वापस आती है तो, और अगर ये 1 साल के अंदर शिप वापस आ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, अगर नहीं आती है तो वो वॉइड बन जाएगा। मतलब शिप डूब गई, अब वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो वापस आएगी, तो ये इम्पॉसिबल हो गया कि शिप रिटर्न होगी। और इम्पॉसिबल वाले सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। तो यहां पे आंसर रहेगा वॉइड। देन सेक्शन 51 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ, याद रखना होगा सेक्शन 51 डील करता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसर के साथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो 12-15 कुछ सेक्शन है, वो आप अच्छे से एक ऐसा सेपरेट पेज में भी नोट डाउन कर देना ताकि आपको हेल्प रहे। सेपरेट पेज में नोट करना है, ये रिवीजन के लिए, कॉपी बनाने के लिए नहीं मेरे भाई, ध्यान रखियो। चलिए नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस शुड बी परफॉर्म। अब देखो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में होता क्या है, 2 प्रॉमिस सामने होती है, तो वो कैसे परफॉर्म होगी, तो यहां पे जो रेसिप्रोकल मैनर्स होगी मतलब कि दोनों पार्टी के बीच में पहले से ही डिसाइड हो गया कि पहले तू ये परफॉर्म करेगा फिर मैं ये परफॉर्म करूंगा, तो उसी तरह से होता है। मतलब पहले वही परफॉर्म होगा और उसके बाद ही सेकंड वाला। तो जो मैनर डिसाइड की हुई होती है उसी फॉर्म में ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म होती है। इसके लिए वो पूरा टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाला, वो आप वीडियो देख सकते हो। देन ये भी आपको याद रखना है, चैप्टर 6 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यूनिट 2 का हमारा टॉपिक है। तो ये चैप्टर 6 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। देखो हमारे पैम्पलेट के चैप्टर 6 में नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 6 में इसके प्रोविजंस है। देन when there is a breach of contract, the party which aggrieved by the breach is entitled। अब देखो जो एग्रीव्ड पार्टी है मतलब जिसको नुकसान हुआ है वो क्या करेगा, कॉम्पनसेशन अगेंस्ट द ब्रीचर। मतलब जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, ब्रेक किया है, उसके पास से कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकता है। देन इंडेमनिटी, जो लास्ट वाले सेशन में भी कुछ एमसीक्यू इंडेमनिटी रिलेटेड आए थे। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है,
कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस, मतलब कोई एक पार्टी को लॉस हुआ है तो वो लॉस कॉम्पनसेट करने की प्रॉमिस दूसरा कोई देता है तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसे कि सारे के सारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट ये इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखो, इंडेमनिटी मींस सिक्योरिटी फ्रॉम डैमेज और लॉस, क्योंकि अगर आपको कोई लॉस या डैमेज होता है तो जो पार्टी है वो आपको कॉम्पनसेट करेगी। देन सेक्शन 124 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये जो इंडेमनिटी है, ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है। देन अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। देखो, गोल घूम के बात है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर तेरे को कोई लॉस होता है ड्यू टू हिम और सम अदर स्पेसिफिक फैक्टर तो मैं आपको कॉम्पनसेट करूंगा। तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देखो, बहुत सारे एमसीक्यू अलग अलग तरीके से पूछे गए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलेज में इस तरह से लैंग्वेज चेंज करके आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अभी समझाया, इंडेमनिटी का एग्जांपल है। सेक्शन 124 टू 147 तक के जो भी सेक्शंस है वो इसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अलग अलग प्रोविजन के साथ ही डील करते हैं। अब ये वाला एमसीक्यू भी आगे 2 बार आ चुका है दोस्तों। अ गारंटी विच एक्सटेंडेड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। एक्सटेंड हुए मतलब ये कंटिन्यूइंग गारंटी हो गई, ध्यान रखना। देन A in consideration that B will employ C in collecting the rent of B's zamindari promises B to be responsible to the amount of 5,000 rupees for the due collection and payment by C of those rent is, ये अगेन इसी का एग्जांपल है, कंटिन्यूइंग गारंटी जो ऊपर आ चुका है। तो ये एग्जांपल को ध्यान रखना आप लोग। सेक्शन 142 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विथ गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। ये आप लोग ध्यान रखोगे, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन एनी गारंटी ऑब्टेन बाय द मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन करके आप गारंटी, देखो ये मिसरिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में वॉइडेबल था, ये गारंटी मिसरिप्रेजेंटेशन देके दी हुई है। वरना बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अभी तो वो आपने बताया था वॉइडेबल, पर भाई मेरे वो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट लेनी थी, जबकि यहां पे गारंटी ऑब्टेन की है क्या, मिसरिप्रेजेंटेशन करके। तो वो कैसे मारे जाएंगे दोस्तों, इनवैलिड, वहां पे वॉइडेबल नहीं है। वरना कुछ नालायक बच्चे जो होंगे वो वॉइडेबल ढूंढते रहेंगे, तो ध्यान रखना वो नहीं मिलेगा आपको। देन गारंटी का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है यार, किसी को भी पता है, श्योरिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको गारंटी देता हूं, ऐसा कहता हूं कि भाई आप मेरे ये तीनों सेशंस को अच्छे से देखिए, या आप सीएस के लिए साहस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, आपका एक्सीलेंट रिजल्ट आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, मतलब मैं श्योरिटी देता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि हमने इतनी क्वालिटी का वर्क किया है, ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चों का रिजल्ट डेफिनेटली जोरदार बन सकता है। तो ये गारंटी का मतलब क्या हो गया, श्योरिटी। देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच पर्सन प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी। भाई इसको अगर ऐसा कुछ हुआ ना मैं कर दूंगा, फिक्र मत करियो। मतलब फॉर एग्जांपल ए है, वो बी को प्रॉमिस करता है कि तू सी को पैसा दे। क्या किया, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि भाई बी तू सी को मनी दे, वो पैसे नहीं देगा तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं तेरे को दे दूंगा। मतलब थर्ड पार्टी का पेमेंट करने के लिए यहां पे एश्योरेंस होता है। Then a contract of guarantee, the person who gives the guarantee is called surety। गारंटी किसने दी है, ए ने, तो ए ने श्योरिटी ली है, तो जो गारंटी दे रहा है वो श्योरिटी होगी, ठीक है। ये प्रिंसिपल डेटर और ये प्रिंसिपल क्रेडिटर माना जाता है। हालांकि इस बार एमएस यूनिवर्सिटी ने ये टॉपिक कॉलेज में नहीं पढ़ाया, बट फिर भी एमएसयू तो एमएस यूनिवर्सिटी है, किसी के बाप की नहीं सुनती है, कुछ भी पूछ सकती है। तो ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे contract of guarantee is the person at whose place the guarantee is given is called, obviously जिस person के यहाँ पे दी है वो श्योरिटी होल्डर हो जाएगा। then continuing guarantee may at the time be revoked by the surety as the future transaction by giving notice to the creditor। क्रेडिटर को नोटिस देके फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी रोक सकते हैं। मतलब यहां पे ए जो है, क्रेडिटर कौन है, मिस्टर सी, मिस्टर बी क्रेडिटर है, और पैसे जिसने लिए मिस्टर सी वो प्रिंसिपल डेटर है। तो यहां पे जो श्योरिटी जिसने दी है वो क्रेडिटर को नोटिस देके ये कह सकता है कि भाई आगे के आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो सी के साथ,
उसके लिए मैं कोई गारंटी यहां पे नहीं देता है। तो यहां पे क्रेडिटर को नोटिस देके ये गारंटी को स्टॉप कर सकते हैं। देन ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, इसको कट करो। Then, as per section 143, the contract act guarantee obtained by the creditor by concealment, आगे भी आ गया concealment, छुपा के कुछ भी किया है तो वो इनवैलिड होगा। टू बी, फिर भी याद रखना ये गारंटी वाला अभी कॉलेज से कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अगर कोई क्लासरूम में करवा दिया है कॉलेज के या कोई ऑनलाइन लेक्चर में करवा दिया है, डोंट वरी, आप लोग इस एमसीक्यूज को एक बार जान लो, समझ लो, बस दैट्स इट। सेक्शन 146 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद लायबिलिटीज ऑफ कोश्योरिटीज। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है अगर सिलेबस में है तो, ठीक है। सेक्शन 146 आप याद रखोगे, कोश्योरिटीज के साथ डील करता है। देन नेक्स्ट, ऑफरी व्हेन सिग्निफाइज इज एसेंट टू द ऑफरर, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। देखो ये सिलेबस का हिस्सा यूनिट 1 चैप्टर 1 टॉपिक 1 में ही आ चुका है, प्रॉमिस, ऑफर, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वहीं से है कि, और आगे भी एमसीक्यू आ चुका है कि जब यहां पे ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो बन जाती है प्रॉमिस। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज, ऑलरेडी आगे आ चुका है, वॉइडेबल। देन इरोनियस बिलीफ मतलब रॉन्ग बिलीफ, तो ये भी आगे आ चुका है, मिस्टेक होगी about something is called mistake. When consideration or object of an agreement is unlawful, unlawful यहां पे ऑब्जेक्ट होगा या अनलॉफुल कंसीडरेशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बहुत बार आगे आ चुका है। देखो ये सारी चीजें फिर से अब रिपीट हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ा रहा हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ कंसीडरेशन इज नॉट वैलिड, तो ये पार्ट आपको सिर्फ याद रखना है, ऑप्शन सी रहेगा यहां पे। उसके बाद आगे नेक्स्ट एमसीक्यू वो भी देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये आप जरूर याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स एज मच एज अर्न, तो ये है क्वांटम मैरियट। क्वांटम मैरियट मतलब एज मच एज अर्न, जितना किया है उसने का कॉम्पनसेशन। तो ये आप याद रखोगे, क्वांटम मैरियट, जितनी क्वांटिटी में वर्क हुआ है उतना कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्यूजेबल ग्राउंड, an excusable ground to discharge the parties to the contract under supervening impossibility, आगे भी आ चुका है, कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी के बेस के ऊपर, मतलब डिफिकल्ट है या हार्ड है तो उसके बेस के ऊपर आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते। एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ये आपको पता ही है, टेंडर, आगे एमसीक्यूज भी बहुत आ चुके हैं। अब मैंने देखो यहाँ पे कौन से यूनिट के कौन से चैप्टर का है वो रेफरेंस नहीं इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी आगे आ चुका है, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, मैंने कहा कि मैंने एमसीक्यू एमएस यूनिवर्सिटी में आए हुए उसको भी कवर किया है, तो ये चीजें रिपीट भी होती है। लैंग्वेज में माइनर सा डिफरेंस होता है ताकि आपको पता चले कि थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दया, समझ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। हु फ्रॉम द फॉलोइंग कैन डिमांड द परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली प्रॉमिसर और जॉइंट प्रॉमिसर दोनों डिमांड कर सकते हैं, प्रॉमिस ही तो कर नहीं सकता। चलिए देन, नहीं मेरे भाई यहां पे एक गलती हो गई है, देखो Who from the following can demand the performance, तो ऑब्वियसली promisee, यहां पे प्रॉमिस लिखा है, promisee परफॉर्मेंस के लिए डिमांड कर सकता है, प्रॉमिसर और जॉइंट प्रॉमिसर को तो परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन सी, ये आप लोग ध्यान रखियो, करेक्शन कर देना। देन 107, वेजरिंग एग्रीमेंट आर बेस्ड ऑन, ऑब्वियसली अनसर्टेन इवेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब क्या, मनी और मनी वर्थ देना। अ पर्सन may be party to a contract but not a party to a consideration, तो ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, ये एनफोर्स हो सकता है स्पेशल टाइप के ट्रांजैक्शन, समझा चुका हूं मैं ये। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, पूरी डेफिनेशन ये एग्रीमेंट, अब तो इतनी अच्छे से आपने अगर रिफर किया है ना तो आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी, बार बार आया है, ऑटोमेटिकली माइंड में फिट हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ ऊपर के एमसीक्यूज को स्टडी किया है। तो नीचे के ये एमसीक्यू तो आप थोड़ा पढ़ के भी जज कर लोगे, हालांकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा पढ़ना है, शांति से पढ़ना है और टिक करना है। देन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ पर्दानिसिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारी अलग अलग सीए की एग्जाम में भी ये एमसीक्यूज आते हैं। पर्दानिसिंग वुमन इज प्रिज्यूम टू बी अराइज आउट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो बुरखा होता है स्पेसिफिकली ये मुस्लिम विमेन के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ टर्म है, तो पर्दा नसीन वुमेन के साथ का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज अफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। If the object or consideration in any agreement is unlawful, then such agreement is void because consideration या object unlawful है, आगे आ चुका है। Female
कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अब फीमेल हो मेल हो सभी 18 साल की एज पे ही कॉम्पिटेंट होते हैं, मेजर तभी हो पाता है। एन एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेजर इज नॉर्मल केस में वॉइड, बट याद करो दोस्तों हमारा गुजरात या महाराष्ट्र वहां पे ये इलीगल है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एक्सक्यूजेबल ग्राउंड, ये ऑलरेडी आगे आ चुका है यार। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस या तो फिर कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी भी आप यहां पे कह सकते हो, तो ये आप अच्छे से याद रखियो। इफ मनी इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, अब ये भी आगे आ चुका है कि अगर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मैं फीस आपको वापस करूं, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ये लो फीस आपकी वापस, अरे भाई कल एग्जाम है आप फीस वापस दोगे तो भी मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझे पढ़ाओ। तो यहां पे क्या कोर्ट ऑर्डर करेगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्विजिट ऑफ वैलिड टेंडर, तो वैलिड टेंडर के लिए रिक्विजिट क्या नहीं है, तो अनकंडीशनल, ऐसा थोड़ी यहां पे। देन एट प्रॉपर टाइम होना चाहिए, एट प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, तो ये तीनों के तीनों ये वैलिड है, और यहां पे तो पूछा है नॉट अ रिक्विजिट, तो ये तीनों के तीनों वैलिड है, तो नॉट रिक्विजिट में नन ऑफ दिस आएगा। सेंटेंस को ध्यान से समझना, इसको आगे आ चुका है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, तो वेजरिंग एग्रीमेंट में पे मनीज और मनीज वर्थ, ये तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। नो पार्टी हैज अ कंट्रोल ओवर द इवेंट, ये भी बिल्कुल सही है, पार्टी का कंट्रोल नहीं होता है उस अनसर्टेन इवेंट पे। ओनली वन ऑफ द पार्टीज हैव अ चांस टू विन, पर यहां पे पूरा ऐसा होना चाहिए वन पार्टी हैज अ चांस टू विन और लूज, इसलिए यहां पे ये आएगा। बाकी अनसर्टेन इवेंट ये भी सही है, तो यहां पे आपको ऑफिशियली तो देखेंगे कि चारों के चारों सही है, बट थोड़ा सा बारीकी से देखे तो यहां पे माइनर सा वेरिएशन है, इसलिए ऑप्शन बी रहेगा। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आंसर, अब ये वाला पार्ट यहां पे आपके सारे ऑफिशियल एमसीक्यू खत्म हुए, ये सिर्फ नॉलेज के लिए हम लोग क्विकली देख लेते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग ईच अदर, एग्रीमेंट यार बहुत बार आ चुका, अब तो मैं भी परेशान हो गया। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, ऊपर आ चुकी ही सारी चीजें, ठीक है, कोई नई चीज नहीं आ रही है, नई चीज आएगी तो मैं आपको शांति से कॉन्फिडेंटली समझाऊंगा, डोंट वरी। माइनर्स अटेन्स मेजोरिटी एट द एज ऑफ 21 ईयर, पर पूरा देखो वार्ड लिखा ही होगा आगे, देखो प्रॉपर्टी हैज बीन अपॉइंटेड गार्डियन और वार्ड, ये ना होता तो 18 ईयर्स, आगे आ चुका है। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लॉ, ये तो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए है, मॉर्टन वर्सेस हॉर्सविथ, कोई काम का नहीं है ये। देन इफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन, पुराने की जगह पे नया, तो ये हो जाएगा नोवेशन, नोवेशन का मतलब ही होता है दोस्तों न्यू, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये भी नॉलेज के लिए, सही है या गलत ट्रू फॉल्स पहचानो, तो एक्सेप्टेंस कैन बी इंप्लाइड फ्रॉम साइलेंस, अब ऐसा थोड़ी हो सकता है लड़की की ना मतलब हाँ, ये सब मूवीज में होता है, साइलेंस से हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये मेरे भाई होगा फॉल्स। आप चाहो तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, आगे आ चुका है। कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, क्या एडिक्वेट, यहां पे कंसिडरेशन इनएडिक्वेट होगा तो चलेगा, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट ही हो, थोड़ा भी होगा तो चलेगा, फूल नहीं तो फूल नहीं पाखड़ी, वैलिड, तो ये कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट गलत है, कैंसल है, मतलब फॉल्स है। देन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट, क्या वेजरिंग एग्रीमेंट, ऊपर कितनी बार आ चुका है, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट है, तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे दोस्तों, यहां पे इंडेमनिटी, तो यहां पे वेजरिंग नहीं होगा, इंश्योरेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के होते हैं, आगे आ चुका है। एंड अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो देखो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ केस में वैलिड होते हैं, पार्टी टू पे मनी और मनी इज वर्थ, पर जब वो परफॉर्मेंस पॉसिबल ना हो तो वो वॉइड बन जाते हैं, तो ये वैलिड हो सकता है, क्लियर। तो दोस्तों यहां पे हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ बिजनेस लॉ एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग अगर आपके टीवाई के साथ और टीवाई के बाद एक्सीलेंट एकेडमिक करियर बनाना चाहते हो, जिससे कि आप एक्सीलेंट करियर अपनी लाइफ में बना सको, कुछ साल की मेहनत यानी कि सिर्फ 2 या 2.5 साल की मेहनत करके आपकी आने वाले 40 साल की लाइफ को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो, तो आई स्पेशली रेकमेंड यू कि आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में जरूर सोचिए। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि इसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, पढ़ाई मुझे कंफर्टेबल होगी या नहीं, तो हम आप लोगों को एक फ्री डेमो कोर्स भी देने वाले हैं, तो आप उस डेमो कोर्स में देखिए, अगर आपको लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि यस
मुझे ये अच्छे से कंप्लीट करने में आसानी लगती है, मैं बन सकता हूं, तो ही आप ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कम खर्चे पे आप अपना एक्सीलेंट एकेडमिक करियर बना सकते हो। और इसी तरह के एक्सीलेंट एजुकेशनल अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए अवेल करना है, या आपके कोई फ्रेंड्स है, तो आप उनको रेकमेंड कीजिए कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, लोवेस्ट फीस पे एक्सीलेंट पर्सनलाइज्ड हाईटेक एजुकेशनल फीचर्स अवेल करें। उससे आप लोग भी कैश रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो। तो आप लोग आज ही इसका बेनिफिट भी जरूर उठाइए एंड बिलीव दैट यू आर इंटेलिजेंट, जस्ट वर्क स्मार्ट एंड अचीव मोर रिजल्ट विद साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बाय बाय एवरीवन।